आज के इस हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन टॉक में हमारे साथ मिसेज इंडिया 2022 मिस श्रद्धा सावलानी हैं, जिनका एक टाइम में नॉर्मल होम मेकर वाली लाइफ थी, जिनका वेट एक टाइम पे 95 प्लस केजी हो गया था और साथ में डायबिटीज़, थायराइड्स, पीसीओडी, बॉडी पेन्स एंड अदर्स एलिमेंट भी। फिर जब उन्होंने फिटनेस को सीरियसली लिया तो अभी आज के टाइम में नॉर्मल वेट के साथ साथ उनके सारे हेल्थ रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और उसके साथ साथ अभी के टाइम में वो टैलेंट और स्किल की पावर हाउस है। वो बहुत सारे फैशन शो की विनर हैं, जिसमें मिसेज इंडिया 2022 एक है। अभी वो एक वेलनेस कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, जुम्बा डांस प्रैक्टिशनर्स, भजन सिंगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उनके साथ साथ में एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग है। तो इस वीडियो में उनसे जानेंगे नॉट ओनली हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन बल्कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में। ये टॉक थोड़ी लंबी होगी क्योंकि बचपन से लेके अभी तक की स्टोरी है, वो भी अनफिल्टर्ड। नमस्ते श्रद्धा, मैं रोशन। मैं आपको इसलिए इनवाइट किया कि जब मैं आपका जर्नी देखा, आपका है ना इंस्टाग्राम में देखा है, आपका वेबसाइट देखा, तो आपका एक अलग लेवल का हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन में आपका वेलकम है। नमस्कार रोशन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे योगांता में इनवाइट करने के लिए। और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जो आपने देखा इंस्टाग्राम और मेरे वेबसाइट में, उसके बारे में आपने एक डिसीजन लिया कि मैं इंटरव्यू दूं और कुछ मैसेज दूं इस दुनिया को। तो मेरा नाम श्रद्धा है। मैं बेसिकली कटनी शहर, मध्य प्रदेश के कटनी शहर से हूँ। मेरी जो पढ़ाई है बार्सले स्कूल से हुई, कटनी से ही। उसके बाद मैं जबलपुर सिटी, जो कि 100 किलोमीटर दूर है मेरे कटनी शहर से, मैं वहाँ अपना कॉलेज करने के लिए गई। हॉस्टल में रहती थी। 3 साल वहाँ पर रह के पढ़ाई की, बीएससी विद इलेक्ट्रॉनिक्स किया। उसके बाद एमए के लिए जैसे ही मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए जैसे ही मैंने अप्लाई किया, तो मेरी शादी की बात चलने लगी। क्योंकि पहले क्या होता था ना, लोग 20-22 साल की लड़कियां होते थे तो उनको लगता था माँ बाप को कि शादी हो जाए, और छोटे शहरों में ज्यादातर ऐसा होता है। तो मेरी शादी 23 साल की उम्र में लगभग हो गई। और 2008 में मेरी शादी हुई। 2011 में मुझे बेटा हो गया। और बेटा 7 मंथ बॉर्न का था, मतलब प्री मैच्योर बेटा हुआ मुझे। इतना वीक था, जब मैंने उसको एनआईसीयू में देखा तो मुझे बहुत रोना आया। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बच्चे को बहुत अच्छे से पालूंगी और इसको बहुत अच्छे से हेल्दी बनाऊंगी, जो कि मैंने किया। तो आज की डेट में वो 11 साल का है। और उस दौरान मेरा वजन 95, मतलब अप्रोक्सीमेट 100 केजी के लगभग पहुंच गया था। ना कि सिर्फ वजन ही बढ़ा था, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए थे। जैसे बॉडी पेन एक्सट्रीम आ गया था। स्वेलिंग मतलब इतना आ गया था बॉडी में कि वो जो सूजन होती है ना, कि सुबह को उठो तो पूरे पैर, पूरे हील्स एकदम ब्रेड के बन के जैसे सूजन हो जाता था। तो आधा घंटा तो मुझे नॉर्मल होने में लगता था। उसके बाद मुझे पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया उस दौरान। और मैं प्री डायबिटिक भी हो गई। बहुत सारे चैलेंजेस आए। बच्चा भी पालना था, खुद को भी देखना था। तो हमेशा सोचती कि ये दोनों चीजें बैलेंस कैसे करूं। छोटे छोटे चेंजेस करना स्टार्ट किए। छोटा सा चेंज क्या स्टार्ट किया कि कुछ टाइम के बाद, 6-8 महीने के बाद, जब बच्चा 8 महीने का हो गया, तो मैंने कहा कि अपने आप से कुछ भी टीवी में सुनकर कि मैं चावल खाना बंद करती हूँ। चावल खाना मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि शुगर जो होता है, मैंने कहीं पे सुना कि शुगर, रिफाइंड शुगर बहुत नुकसान करता है, इम्यूनिटी लो करता है। मैंने शुगर कंप्लीटली बंद कर दिया। अगले 3 साल तक मैंने शुगर का कंजम्पशन नहीं किया। मैं स्वीट एज अ नेचुरल लेने लगी, जैसे डेट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए।
और उसके बाद मैं एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को घर के कामों में मूव करने लगी, घर के काम करने लगी, सो दैट बॉडी मूव होने लगे। यस। तो उसमें जैसे पोछा हो गया, पोछा लगाने लगी, और झाड़ू, और थोड़ा बहुत डस्टिंग, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा घर का काम, क्योंकि बाहर जाकर भी कहीं पे एक्सरसाइज करना और बच्चे को छोड़ के जाना संभव नहीं था। बच्चे को हमेशा मेरी जरूरत रहती थी। उसके बाद मैंने छोटे छोटे चेंजेस करना स्टार्ट किए। फिर उसके बाद मैंने एक दिन सुना कि दिन में 2 बार सिर्फ भर पेट खाना खाने से वेट पे नियंत्रण आता है। मैंने ऐसा सुना। तो मैंने सोचा ठीक है, जो वो बोल रहे हैं मैं ऐसा ट्राई करके देखती हूँ। टीवी पे देखती रहती थी, तो मैं सिर्फ हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करने लगी, क्योंकि मेरी हेल्थ इतना डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मेरी रिसर्च चालू हो गई कि कैसे इस बच्चे को पालना है हेल्दी तरीके से, और मेरी बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है। तो मैंने एक काम करना स्टार्ट किया। 12 बजे डेली मैं भर पेट खाना खाती थी, एकदम बैलेंस डाइट, सब कुछ उसमें मिक्स करके, थोड़ा सा उसमें गुड़ भी होता था। यस। उसके बाद मैंने बीच में थोड़ा सा ग्रीन टी या कुछ स्नैक्स ले लेती थी, हेल्दी स्नैक्स। एंड शाम को 7 बजे के अंदर अंदर मैं डिनर कर लेती थी, वही जो 12 बजे खाती थी, वही मैं शाम को 7 बजे, ये मेरा मैंने रूटीन फिक्स कर लिया। अगले 3 साल तक मेरा इसी तरीके का 95% ऐसा ही रूटीन चलता रहा। तो मैंने देखा काफी बदलाव आया मेरे कब शरीर तक, से। कब स्टार्ट किए 3 साल, कब तक, कौन सा ईयर में? 2011 में मेरा बच्चा हुआ, और ये मैंने 2012 में स्टार्ट किया ये जर्नी। वो जब 15 8 10। तक मतलब ऐसा चला। यस। हाँ ठीक लेकिन है। उस बीच मुझे वो डाइट करते करते 3 साल में मुझे कुछ ऐसा पता चला कि शायद मुझे किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी खो रही थी, उस वजन के साथ साथ खुद को भी खो रही थी। कुछ तो ऐसा लैकिंग था, मुझे ऐसा लगा कुछ तो, और किसी और ऐसी चीज की जरूरत है, जो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं। और क्योंकि मुझे बॉडी पेन लगातार रहता ही था, तो सबसे ज्यादा मुझे चिंता और थी कि बॉडी पेन की, अभी उसको कैसे ठीक किया जाए। तो मैंने फिर से एक टीवी में प्रोग्राम देखा, जिसमें ये बोला गया कि रात को गाय के दूध में चुटकी भर हल्दी डाल के, प्योर हल्दी डालकर बॉईल करके जब उसको रात को पी के सो जाएंगे, तो बॉडी पेन्स ठीक होते हैं। और दिन भर गुनगुना पानी पीने से, उससे भी वेट भी रिड्यूस होता है, बॉडी पेन्स भी। तो मैंने वो स्टार्ट किया करना, और मैंने सच में देखा मेरे बॉडी पेन्स 50% एक साल में मैंने देखा 50 to 70% कम हो गए, का इंटेंसिटी काफी कम हो गया। ओके। फिर मुझे लगा नहीं, कुछ और शायद किसी और की चीज की जरूरत है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स भी चाहिए। तो इसी तरीके से नए नए लोगों से मुलाकात करती गई मैं, कुछ एक्सपर्ट से, कुछ टीवी में देखकर वो बदलाव करती गई, और देखते देखते बेटे की परवरिश भी करते करते वो अच्छा अच्छा खासा उसका भी बॉडी होता गया धीरे धीरे। चैलेंजेस बहुत आए उस बच्चे को पालने में और अपने बॉडी को मेंटेन करने में। धीरे धीरे करके वेट। आपका वेट कम हुआ? टू 12 से 16 तक आपने 3 to 4 शेयर दिए, राइट? यस। डाइट में, फिर ये मिल्क, मिल्क टर्मरिक मिल्क में, गर्म पानी में, वेट कम कुछ हुआ 4 साल में? यस, वेट कम हुआ। 75 kg तक मेरा आ गया था, 95 से 70। ओके, अच्छा, गुड। तो ये डाइट कंट्रोल करके, डाइट कंट्रोल करके और थोड़ा बहुत बॉडी को मूव कर। फिजिकल एक्टिविटी, या फिजिकल एक्टिविटी घर के काम उसके बाद करके। मुझे लगा कि 75 kg भी ओवर वेट है, और किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, जिम जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, और ट्रेनर भी हायर किया, तो वो मुझे कस्टमाइज डाइट्स बताते थे, और पर्सनल ट्रेनिंग्स जैसे होती है जिम्स में कराते थे। तो सिर्फ माइंड में ये रहता था कि वेट कम करना है, शायद वेट कम होगा तो बाकी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगे बॉडी के। तो
मैं बहुत थक जाती थी जिम में, मुझे मजा नहीं आता था। ऐसे लगता था मैं कितना थक के आ रही हूँ, सुबह से जा रही हूँ, तो मैं पूरा दिन एनर्जेटिक फील नहीं करती थी। तो वो करते करते वजन तो जरूर कम हुआ, लेकिन एक जो कंप्लीट ओवरऑल एक आपका फिटनेस होता है ना, बॉडी माइंड सोल, वो नहीं समझ में आता था। थकान हो जाती थी कि आके रो सो जाओ, और इरिटेशन सा होता था, एनर्जी नहीं लगती थी, थकान सी लगती थी। और मैं वो वर्कआउट्स को एंजॉय नहीं करती थी, मजबूरी में करती थी कि वेट लॉस करना है। तो ठीक है, वजन कम हुआ, 65 तक आया, जिम छोड़ दिया, फिर से वापस वजन बढ़ गया। क्योंकि शायद वो बहुत दिल से उस वर्कआउट को मैंने नहीं किया था एंजॉय, जिम में इतने गाने वाने चलते हैं, बहुत शोर शराबा, तो माइंड को भी एक रिलैक्स नहीं लगता था। देन 2019 में जब मैं पुणे मूव हुई, तब मेरा अराउंड वेट था 72 kg। जब मैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में मूव हुई, तब मैंने डिसाइड किया कि वेट अभी भी बढ़ा हुआ है, वेट को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा वर्कआउट, वॉकिंग करना स्टार्ट किया, फिर से थोड़ा थोड़ा जिमिंग स्टार्ट किया, लेकिन जिम मैंने वापस छोड़ दिया। वो मजबूरी वाला जिंदगी कहते हैं ना, लंबे टाइम तक नहीं चलता है, तो वैसा हुआ। उसके बाद 3 महीने के बाद मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी। मुझे किसी ने बोला कि यहाँ घर के पास में एक योगा का प्रोग्राम है। तो मैंने कहा चलो भाई। बोले वहाँ बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है, किसी ने मुझे ऐसे बोला। तो मैंने कहा अच्छी बात है, ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि मैं नई नई चीजें जरूर ट्राई करती थी मेरी बॉडी के लिए, और मेरा मन शांत रहे उसके लिए। मैं गई वहां पर, तो उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग ने इंट्रोड्यूस किया कि देर इज एन हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो मैं नाम से बड़ा इम्प्रेस हुई, हैप्पीनेस प्रोग्राम मतलब हैप्पी, खुशी देता है। तो मैंने कहा करूंगी। उन्होंने बोला करना है एनरोलमेंट, मैंने कहा यस करूंगी, देखते हैं क्या है। तो उन्होंने मेरे से पूछा यहाँ क्या लेने आए हो, मैंने कहा सब कुछ, हर खुशी लेने आई हूँ, क्योंकि ये हैप्पीनेस प्रोग्राम है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो बैठो। तो वो योगा, वो स्ट्रेचिंग से स्टार्ट हुआ, बॉडी की जो स्ट्रेचिंग और छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं ना, अब वो हंस हंस के करा रहे थे, अच्छी कमेंट्री, स्माइल। तो मुझे बहुत मजा आ रहा था, मैं बड़ा ही मजे से उसको एंजॉय कर रही थी। फिर उन्होंने योगा कराया, योगा कराते कराते थका भी दिया, लेकिन थकाते थकाते उसके बाद शवासन करा के योग निद्रा भी करा दी। तो बड़ा ही मजा आ गया, मैंने कहा ये तो बड़ा एकदम मजा है। पहले हंसा हंसा कर ये कराते हैं, उसके बाद फिर हैप्पीनेस मिला। यस, फिर सुला देते हैं। तो वो 4 डेज का प्रोग्राम था, चारों दिन उनके प्रोग्राम के साथ साथ ये योगा का चलता रहा। मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं उनके फॉलो अप्स लेने लगी। जब जब उनके फॉलो अप्स होते थे तो जाती थी मैं। तो मजा आता था, क्योंकि वो लोग हंसाते भी थे कि हंसना भी एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, लाफिंग योगा करो, और हंसते रहते थे, है ना। वहां कोई जज नहीं करने वाला होता था ना, आप कैसे हंस रहे हो, आप कितनी जोर से हंस रहे हो। देन मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई, और बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कब हुआ, जब कोविड आया। कोविड आया तो घर से बाहर निकलना बंद हो गया। अभी जो भी काम है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से टीचर भी हूँ, तो ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके अलावा लोग तो चाहिए ना इंटरेक्शन करने के लिए, कुछ तो चाहिए। अभी क्या करूं, कुछ चाहिए, लोग चाहिए। वो योगा वाले हंसाते थे मुझे, हैप्पीनेस प्रोग्राम में मैं जाती थी, इतना मजा आता था, सुला देते थे थका के। अभी वो कहाँ है। तो मैंने फोन किया मेरी टीचर को, मैंने बोला कि कुछ ऐसा है क्या कि ऑनलाइन। बोले हाँ हाँ बिल्कुल है ना, आ जाओ। तो मैंने देखा कि आर्ट ऑफ लिविंग का इतना बड़ा ग्रुप जगह जगह फैला हुआ है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं गुरुजी के, क्या क्या हो रहा है। तो मैं वीटीपी करने लगी, वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकदम वहाँ आर्मी मैन के जैसे उनका वो होता था। सुबह 5 बजे फोन करके उठा देते थे, ज्वाइन करो जूम पे, और अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए ऑनलाइन जो जो होते थे, और मैं काफी लंबे ग्रुप से मिल गई, और मैं सेवा करने लगी, मजा आने लगा।
तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या सेवा चूज करोगे। मैंने कहा मैं तो योगा कराऊंगी। तो मैं योगा उन्हीं से सीख कर और योगा कराने लगी। मैंने कहा देखो अभी कहीं बाहर तो जा नहीं रहे हैं, घर में बैठे बैठे वजन फिर से बढ़ जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप दूसरों को योगा कराते कराते खुद भी मेंटेन रहो और दूसरों को भी मेंटेन मेंटेन करो, एंड देन सेवा भी करो, और उसके बाद अपने आप को भी किसी नई स्किल में डेवलप करो। तो मेरा दिमाग ऐसे लगने लगा। सेवा करते 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 मैं भजन भी गाने लगी कि चलो वहाँ भजन भी गाते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग एक पूरा पैकेज है, भजन गाओ, योगा करो, सेवा करो, हंसते रहो, मजे करते रहो। तो योगा कराते कराते मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर बन जाऊं। क्या पता आगे क्या है। चलो, अंदर से ऐसे आवाज आई कि मैं इतना अच्छा योगा करा रही हूँ। और मैंने खुद योगा से, मैं जैसे ही योगा करना चालू किया और करवाना चालू किया जब मैंने, तो ऐसे लगा कि जैसे मेरी अंदर से स्किल्स बाहर निकलने लगे कि इतना अच्छा गाना गाती हूँ मैं। और उसी बीच में मैंने बहुत सारी, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल, एक बुक मैंने लिखा। उसको ओके। मैं मेरी वेबसाइट और अमेजन के थ्रू उसको सेल किया। और ग्रैटिट्यूड जर्नल बच्चों के लिए। और काफी मैंने उस टाइम पे जुम्बा ट्रेनिंग लिया अपना। फिर मेडिटेशन ट्रेनिंग लिया। मेडिटेशन में बड़ा आनंद आता मेरे को कि अरे ये तो बड़ा ही एकदम हेवन में लेके जाता है, एकदम शांत लगता है। तो क्यों ना ये सीख के लोगों को दिया जाए। तो मेडिटेशन ट्रेनर बन गई। ऐसे स्किल्स आने लगी और फिर उसके बाद मैं ये पैजेंट शो जीत गई योगा करते करते। बॉडी मेंटेन हो गई, अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगा बहुत सारा। तो मैंने कहा ये तो जादू हो गया। जैसे कहते हैं ना बॉडी में वो मेन 7 चक्रास होते हैं, तो वो सातों चक्र खुल गए। और एकदम नई नई अपॉर्चुनिटी आने लगी कोविड के टाइम पर। हम्म। तो मैंने कहा योगा ने बहुत वंडर किया है मेरे लाइफ में। योगा और ध्यान, प्राणायाम और ध्यान जो कहते हैं ना, मेडिटेशन। हाँ। तो मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर बनूंगी। मैं बनी। ऑनलाइन ही मैंने पूरी पढ़ाई की। सुबह 4 बजे से उठ के 6 बजे क्लासेस होती थी। उसके बाद मेरा ऑनलाइन स्कूलिंग टीचिंग जॉब स्टार्ट होता था। तो मैंने उसके साथ पूरा मेंटेन किया। उसके बाद मैंने बताया मेडिटेशन ट्रेनर, उसका भी मैं एक्सपर्ट बनी कि इसको भी डिटेल में पढ़ा जाए। और ये करते करते, योगा करते करते मैं 54 kg की हो गई। जब मैं 2019 में मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, हाँ मैं हाँ हाँ। 72 kg की थी। मैंने डायबिटीज रिवर्स कर ली, मैंने थायराइड रिवर्स कर लिया, मेरे सारे रिपोर्ट्स, टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। तो हम्म। मैंने मेरी जर्नी के दौरान सोचा कि यहाँ से बहुत बड़ा काम होता है, ट्रस्ट, पुटिंग राइट affirmations in your subconscious mind कि यस, माय बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग, माय बॉडी इज डूइंग, है ना। और पहले मैं जब 95 kg की थी, मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं फोटोज नहीं खिंचवाऊं, मैं कैसे कपड़े पहनूं, मैं मेरी मर्जी के ड्रेसेस नहीं पहन सकती। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी अपनी बॉडी को लेकर, क्योंकि हर एक औरत की ये चाहत होती है लड़की की कि वो सुंदर दिखे, उसका बॉडी बहुत अच्छा हो। मोटापा तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था ऐसा मोटा मोटा मेरा बॉडी। और मैं छुपती थी जहाँ पे भी शादियां या कुछ भी होता था फंक्शंस ना, तो मैं फोटोज खिंचवाना नहीं पसंद करती थी। मुझे लगता था पहले मैं पतली हो जाऊं उसके बाद। लेकिन मुझे ये भी समझ में आया इस जर्नी के दौरान कि आप जैसे हो, सबसे पहले अपने आप को एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो। उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करो। अपने प्रति जजमेंटल नहीं, अपने प्रति काइंड बनो कि ठीक है, इट्स ओके, ऐसा हुआ है, ऐसा प्रॉब्लम है, मैं उस पे काम करूंगी या करूंगा। राइट। अपना माइंडसेट रेडी करना पड़ता है। तो वो माइंडसेट मैं भी शायद रेडी नहीं कर पा रही थी बीच बीच में, इसीलिए वो ब्रेक आ रहा था। तो माइंडसेट कैसे किए? अफर्मेशन से और क्या? मेडिटेशन करके कैसे सेट किया माइंडसेट? माइंडसेट रेडी करने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट किया मैंने जैसी मैं हूँ। मेरी बॉडी को एक्सेप्ट किया।
आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड माई बॉडी जस्ट द वे आई एम। क्योंकि ये शरीर मुझे जिस दिन महसूस हुआ कि ईश्वर का बहुत बड़ा दिया हुआ सबसे खूबसूरत गिफ्ट है, मुझे मेरे शरीर के साथ हर वक्त रहना है, राइट, हर वक्त। तो मैं उसको कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, कैसे मैं उसको खराब बोल सकती हूँ, कैसे मैं उसको जज कर सकती हूँ? वो है तो मेरा ही ना। ओके, या। उसको मैं बदलने के लिए मैंने स्टेप्स लिए कि मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके उसको बदलूंगी। मैं योगा करूंगी, प्राणायाम करूंगी, प्रॉपर डाइट लूंगी, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और अच्छे विचारों के साथ, ये कि हाँ मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। और हर दिन प्यार से अपनी बॉडी को ट्रीट करके और हर एक बॉडी पार्ट को धन्यवाद देकर कि तुम मेरा बहुत साथ दे रहे हो, राइट। हाँ, मतलब इसको क्या बोलते हैं, वही अफर्मेशन बोलते हैं ना, पॉजिटिव अफर्मेशन। यस, रिपीट करना अपने अपने आप से, है ना, अपने आप मॉर्निंग से। में, नाइट में। यस, लिखना, उसको लिखना। लिखना, पढ़ना। पहले पहले एक्टिंग करनी पड़ती है, अपने आप को मिरर में देख के बात करना। पहले पहले एक्टिंग करा कि हाँ, जैसे वो करते 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 वो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आप उसको कहते हैं ना, कोई चीज करते करते रियलिटी मानने लगते हो। तो वो हाँ, सही चीज बोलते बोलते, पॉजिटिव बोलते बोलते वो पूरा सबकॉन्शियस चेंज हो गया। जैसे मैंने अपनी आउटर बॉडी को चेंज किया, वैसे मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को भी चेंज किया कि आई कैन अट्रैक्ट, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट बाई कीपिंग अ पॉजिटिव माइंड सेट। ओके। तो मैं अभी थोड़ा सा पार्ट वाइज में जाऊंगा, है ना, डिटेल में। आपने बताया, सो आपका योगा से इंट्रोडक्शन वो हैप्पीनेस प्रोग्राम से हुआ, यस, 2019। पहले मुझे पता था योगा क्या होता है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्ट आंसर दूंगी, मुझे हम्म। लगता था योगा इज वेरी बोरिंग। वो क्यों ऐसे इतना पेशेंस चाहिए होता है, अनुलोम विलोम करके ऐसे करते हैं। और मैं 2-3 बार गई भी क्लासेस ज्वाइन करने, मुझे बहुत एक्सट्रीम बोरिंग लगता था योगा। और हाँ, मैं बोलती थी मैं योगा योगा टाइप्स नहीं हूँ, मैं योगा नहीं कर सकती। इतना पेशेंस चाहिए होता है, इतना शांत, इतना सीरियस रहते हैं लोग। लेकिन जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में गई और वो एकदम जोक्स क्रैक कर करके आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर योगा करा रहे थे, और मजेदार मजे तरीके से कि हंसो गाओ, तो मुझे बड़ा मजा आने लगा और मैंने वो सारी चीजें कैच करना स्टार्ट की जो मैं खुद मेरी क्लासेस में ऐसे करती हूँ, थोड़ा सा ह्यूमर वगैरह ऐड करके। अच्छा। तो वही 2019 में आपको इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हैप्पीनेस प्रोग्राम के बाद बहुत इंटरेस्टिंग लगा ना, मोटिवेशन आया कि थोड़ा इसमें ही कुछ करेंगे, योगा में ही कुछ करेंगे, है ना। हम्म। फिर उसके बाद साथ में ये इधर कैसे चले गए आप, फैशन इंडस्ट्री में मिसेस इंडिया बने, है ना, ये इधर आपका फैशन वाला जर्नी कैसे था, कैसे आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करोगे आप। मुझे खुद नहीं पता था। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी, यूरो स्कूल उंद्री पुणे में, हाँ, वहाँ पे एक पेरेंट ने मुझे, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, मैं उनके बच्चे की क्लास टीचर थी। तो वो उस जो कंपनी है, मीडिया कंपनी में वो उनका पार्ट थी। तो उन्होंने मेरे को एक बार रीच आउट किया कि मैम आप वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट। उन्होंने मेरे को फ्लायर भेजा। तो मैं एकदम हैरान हो गई, मैंने कहा नहीं नहीं, ये कैसे? इसमें तो एकदम वो जो हाई क्लास मॉडल्स होती हैं, एकदम टॉल, 5'6", 5'8", 5'11", तो ये मेरे से क्यों पूछ रही हैं? ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। फैशन इंडस्ट्री, मेरे को पता नहीं था कि वो क्या है एग्जैक्टली exactly। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, इट्स अ पैजेंट शो। पैजेंट्स में हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि आपने कितना अच्छा ड्रेस पहना है, आप कैसे वॉक कर रहे हो। हम ओवरऑल चीज देखते हैं किसी भी कंटेस्टेंट का, हाउ मच द वे शी इज टॉकिंग, द वे दे आर इंटरेक्टिंग, कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, क्या क्या स्किल्स एंड टैलेंट्स है जो कि आप दुनिया में दिखा सकते हो। तो अगेन मैं फिर से योगा को बीच में रहूंगी, योगा करते करते स्किल्स तो निकलते आ रहे थे। तो मैंने ऐसे सोचा
हो सकता है ये कोई नया स्किल निकल के आ रहा हो। और मैंने कुछ दिन के लिए उसको ब्रेक लगा दिया। उन्होंने फिर से मेरे से पूछा पार्टिसिपेट करो ना, ऑनलाइन तो है। तो मैंने बोला कि "अ, अच्छा ऑनलाइन में कैसे होगा"। तो उन्होंने बोला जूम पे होगा। आपको ना सिर्फ अपना जूम वीडियो ऑन करके और हम आपको रैंप वॉक करना सिखाएंगे, आप वैसे वॉक करके दिखाना। उसके बाद आपने टैलेंट राउंड में डांस चूज किया है तो आप उसमें आके लाइव डांस करना। और लेकिन क्रिएटिविटी आपकी रहेगी, आप खुद को कितना क्रिएटिव शो कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उन्होंने बस इतना मेरे को बोला, बहुत ज्यादा नहीं। क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपका इंट्रोडक्शन होगा, आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हो खुद को। तो मैंने कहा ठीक है, अभी बच्चे के स्टूडेंट की मम्मी है और कर लेते हैं, इतना बोल रही हैं तो। कहीं जाना तो है नहीं, घर में बैठी हूँ, कोविड का टाइम है, कहीं बाहर जा नहीं सकते। लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो मैंने पार्टी रजिस्टर किया खुद को। एंड बहुत ही मिनिमल कॉस्ट था, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं था उसका। लेकिन उसमें इतना कुछ मुझे सीखने को मिल गया जो उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया। और उसके बाद जब धीरे धीरे आगे हमारा होता गया टेस्ट, एक बार क्वेश्चन आंसर राउंड, फिर उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, हु आई एम, फ्रॉम वेयर, कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ। देन उसके बाद जब रैंप वॉक उन्होंने सिखाया तो मैं कैसे सामने से वॉक करके आ रही हूँ, मैंने क्या पहना हुआ है, क्या वो उस तरह के हील्स पहने हुए हैं कि नहीं, ये बेसिक सारी चीजें मैंने सीखी कि फैशन वर्ल्ड में कैसे होता है। पहले मैं देखा करती थी दूसरी औरतों को, लेकिन अभी मैंने देखा कि अ, ये ऐसे होता है। उसके बाद मैंने डांस किया तो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट अपने डांस में ना खुद को तो बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया था फ्रॉम हेड टू टो थीम के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने मेरे बैकग्राउंड को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, बहुत मेहनत लगी थी। मतलब लगभग जॉब करने के बाद पूरी रात भर मैं एक दिन पूरी तैयारी कर रही थी उस चीज की। और बहुत प्रैक्टिस किया मैंने डांस का। मैंने कहा अब लिया है तो ढंग से इसको करना है, अच्छे से करो पूरा दिल लगाकर। और ड्रेसेस वगैरह भी। डांस पहले से आपको आता था? यस, मुझे बचपन से डांस करने का बहुत शौक है। ओके, ओके। हाँ, तो फिर आप डेकोरेट किए पूरा, परफॉर्म किए। और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मैंने शॉपिंग भी किया कि मैं ये ड्रेस पहनूंगी, मैं वो ड्रेस पहनूंगी। और उनसे पूछती रहती थी उनको पोस्ट करके कि ये खरीदा है, ये ठीक है, ये ठीक है, बहुत सारा। और जब फाइनल रिजल्ट्स का टाइम आने लगा उस टाइम पे कोविड ऑलमोस्ट सब मतलब ओपन हो रहा था। तो हाँ, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि हमारा जो अभी नेक्स्ट जिस दिन हमारे रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे वो हमारा ऑफलाइन होगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इस वाले होटल में आना है, इस दिन प्रोग्राम है, ओनली जो विनर है उनको बुलाकर क्राउनिंग सेरेमनी होगी और फोटोग्राफ्स होंगे। तो मुझे लगा ठीक है, ऑनलाइन उन्होंने सब जजमेंट कर लिए होंगे, काफी हम लोग 10-12 कंटेस्टेंट थे उसमें मिसेस कैटेगरी में। तो मैं गई वहां पर जैसे ही, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ थोड़े बहुत डांस परफॉर्मेंस देना हो, कुछ करना हो तो आप तैयार करके आ सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, अभी इतनी दूर जा ही रहे हैं तो एक डांस स्टेज पे कर लेंगे, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो मैंने डांस एक नया तैयार किया और मैंने कहा अगर मौका मिलेगा तो मैं करूंगी वहां पर। जैसे ही मैं गई तो मैंने देखा कि वहाँ पूरा एकदम इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट बैठे हैं और मॉडल्स को तैयार कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत नया था। मुझे भी बैठाया गया कि आप अपनी ड्रेस के साथ जिसमें डांस करोगे वो पहन के आओ और आपका मेकअप होगा। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, एकदम फीलिंग रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड कि वाह, एकदम जैसे हीरोइन होती है ना कि टीवी में देखती थी शिल्पा शेट्टी और इनके मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रहे हैं, तो मेरे साथ आज वैसा हो रहा है। इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस, इतने नए नए लोगों से, एक तो कोविड के बाद इतने लोगों से मिलना, इतनी सारी फ्रेंड्स बनी, इतने सारे, एक नया एक्सपीरियंस। और मैंने डांस किया स्टेज पर, बहुत कॉन्फिडेंटली किया, बहुत अच्छा लगा इतने सारे क्राउड को अराउंड, वहां पर 2-2.5 हजार का क्राउड था। वो सब मैंने फेस किया। उसके बाद उन्होंने बोला रैंप में वॉक भी करना है।
अभी फिर एक नई बात आ गई कि रैंप पे वॉक तो सीखा ही नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं की। वो तो जूम पे सिखाया था कि घर में वहां से सामने आना है। तो ठीक है, चलो करवा देते हैं, तो देख लेते हैं। मैं तो यहाँ थोड़ा एंजॉय करने, नया एक्सपीरियंस लेने आई हूँ। देन उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि रैंप पे वॉक करते करते मुझे वो क्वेश्चन आंसर भी पूछने लगेंगे और मेरा इंट्रोडक्शन भी लेने लगेंगे। तो जैसे ही मैं रैंप पे वॉक किया और वहां पे उन्होंने रोक कर माइक पकड़ाया, मैं बहुत घबरा गई। और उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा। अभी क्वेश्चन ये पूछा उन्होंने मुझसे कि आप, इफ योर नेम कम्स इन पेज 3, फोटो एंड नेम, अगर आपका नाम और फोटो पेज 3 में आता है तो आपको कैसा लगेगा। तो मुझे क्वेश्चन सुनाई तो दिया लेकिन समझ में नहीं आया कि पेज 3 होता क्या है, पेज 3 होता क्या है, मुझे पता ही नहीं था पेज 3 होता क्या है। लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ पे इतनी बड़े क्राउड में कुछ अच्छा ही पूछ रहे होंगे तो मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दिया। आई विल फील very much success and I will enjoy my success by being grounded। तो ऐसे करके मैंने आंसर दिया, उनको बहुत अच्छा लगा, मैंने कॉन्फिडेंटली। और फिर मैं अपने प्लेस पे जाके खड़ी हो गई। जब लास्ट मोमेंट आया तो थोड़ा हार्ट बीट तो बढ़ गया था कि रिजल्ट अभी आने वाला है। और जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया कि आई एम मिसेस इंडिया 2021 फैशनिस्टा विनर, तो मुझे बहुत, यस, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, वो लाइक मैंने शायद सपना भी नहीं देखा होगा इस चीज के बारे में कभी भी। सिर्फ टीवी और फिल्मों में ही इस तरीके की चीजें देखी, तो मुझे एक हीरोइन से कम नहीं लग रहा था। मैं गई और उन्होंने मेरे सिर पे एकदम ताज और इतना इतना सारा गिफ्ट्स और इतना रिस्पेक्ट वैल्यू। और उसके बाद मीडिया आके और मेरा इंटरव्यू लिया कि आपके चैलेंजेस क्या आए, आपने क्या 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 एक्सपेक्ट किया था, कैसे था, बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। उसी रात उन्होंने अनाउंस किया कि नेक्स्ट हमारा नेशनल पैजेंट शो हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि मैं नेशनल शो में जाऊंगी, मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करूंगी और मैं इस जर्नी को आगे लेकर जाऊंगी। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कुछ भी। लेकिन मैंने उसी रात को उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि क्या आप पार्टिसिपेट करोगे, तो मैंने हाँ बोल दिया। क्योंकि मैं वो जीत गई थी ना, तो कॉन्फिडेंस आ गया था। मैंने बोला यस, आई विल पार्टिसिपेट। तो मुझे लगा शायद 2 3 4 महीने के बाद मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट होगा। मुझे डेट्स नहीं पता थे, डेट्स उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे। तो मैंने एनरोलमेंट बहुत 100% नहीं कराया था, बट मेरा नाम उनको दे दिया था कि यस आई विल गो फॉर दैट जर्नी। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मिसेस इंडिया के लिए बहुत तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन चाहिए होगी। मुझे कोई ऐसा चाहिए होगा जो तैयारी करवाए, क्योंकि वहां पे खड़े नेशनल अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तैयारी शायद काफी नहीं है। मुझे मन में बार बार ऐसे आता था। और मैं भगवान से बोलती थी कि मैं तो इस शहर में नहीं हूँ, जॉब करती हूँ, टाइम भी कम है, बच्चे को भी देखना है, कैसे तैयारी करूँ, लेकिन सपना है कि जाऊं, आगे जरूर बढ़ूं। तो वो तैयारी कैसे हुई मैं उसका आपको बताती हूँ। नोबल हॉस्पिटल यहाँ पुणे में जो है, उन्होंने ब्यूटी पैजेंट शो ऑर्गेनाइज किया। और उन्होंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जब देखा 72 से 50 kg, तो उन्होंने मेरे को देखा, क्योंकि मेरा कुछ समय तक वहां पे ट्रीटमेंट भी चला था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारा हॉस्पिटल पैजेंट शो ऑर्गेनाइज करता है और आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। मेरी डॉक्टर डॉक्टर रीमा मैम ने मुझे बोला। तो मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने सोचा हो सकता है आगे की तैयारी यहीं पे हो जाए मेरी, और जो ऐसा हुआ भी। उसके बाद
मैं ब्लैंक थी। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि ये पैजेंट शो कंप्लीटली ऑफलाइन था। मतलब हर वक्त हमको फिजिकली प्रेजेंट रहना था। और तैयारी 1.5 महीने पहले, शो था हमारा 18 दिसंबर 2021, और हमारी तैयारी अराउंड नवंबर में स्टार्ट हो चुकी थी, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो 1.5 महीने का हमको टाइम मिला, जिसमें हम हर वीकेंड में जाते थे। एक प्लेस उन्होंने डिसाइड किया था कि इस प्लेस पे आके सारे कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर, जो लोग कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। और जिसमें मेन भी थे और वुमेन भी थे। जो लोग हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था, उन्होंने उन लोगों को लिया। तो उन्होंने फिर कुछ ड्रेसेस, कुछ टी शर्ट, कुछ अ, एक ड्रेस कोड दिया कि जब भी आप प्रैक्टिस के लिए आओगे, आपको ये ड्रेस कोड में आना है। वुमेन्स को जैसे एक प्रॉपर रैंप वॉक हील्स में आना है आपको। कैसे? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होती है ना, उसमें फाइनल डे के दिन आपको उतना रेडी होना पड़ता है। तो मैं हमेशा प्रेजेंटेबल बन के जाती थी। मुझे लगता था पैजेंट शो कर चुकी हूँ तो थोड़ा सा उसमें प्रेजेंटेबल तो दिखना चाहिए। तो हम लोग लगभग लगभग 40 कंटेस्टेंट थे, 20 बॉयज थे, 18 बॉयज थे और 22 फीमेल्स थे। उसमें अ, मैं हाई हील्स में, हमको एवरी संडे और सैटरडे बुलाया जाता था। और जो हमको ग्रूमर्स आते थे, ग्रूमर्स मतलब हमको वॉक कैसे करना है, किस डायरेक्शन से राउंड लेके वापस जाना है। तो बहुत ही वंडरफुल ग्रूमर्स रीमा मैम ने हायर किए थे, लिए हुए थे, जो कि उन्होंने बहुत प्रॉपरली ग्रूमिंग दी हमको, एग्जैक्ट प्रॉपर। क्योंकि उनकी खुद की एक बहुत बड़ी मॉडलिंग एजेंसी है, पैजेंट एजेंसी। तो उसमें 3 लोग आते थे, 2 फीमेल्स आती थी और एक सर आते थे। काल सर नाम है उनका। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान। उन्होंने हमको सिखाया क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है स्टेज पे, और इंट्रोडक्शन कैसे देना है। वहां से मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई, एक प्रॉपर पैजेंट में कैसे बात किया जाता है। लेकिन अभी भी शायद मैं अधूरी थी, मुझे पता नहीं था कि इस पैजेंट शो में और क्या क्या फैक्टर्स हैं। एकदम फिनाले डे के दिन पता चला। मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी, लोगों से मिलना, सीखना नई नई चीजें, बहुत खुशी होती थी। फिनाले वाले दिन मुझे पता, और मैं हर टाइम पे, हर हर एवरी वीक पे, मैं एवरी वीकेंड पे टाइम पे पहुंचती थी वहां पर। परफेक्ट टाइम पे जो बोला जाता था टास्क, उसको पूरा करती थी। बिल्कुल शिद्दत के साथ मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया। उसके बाद हमारे लिए उन लोगों ने मेजरमेंट करके ड्रेसेस भी बनवाए, जो हमें उन्होंने गिफ्ट कर दिए। काफी एक्सपेंसिव और काफी अच्छे ड्रेसेस उन्होंने अच्छी हाई क्वालिटी के बनवाए थे हर एक कंटेस्टेंट के लिए। और वुमेन के लिए तो ब्यूटीफुल से गाउन्स, बहुत ही ब्यूटीफुल से ड्रेसेस बनवाए थे उन्होंने, प्रॉपर उनकी बॉडी को मेजरमेंट वगैरह लेकर। अच्छे अच्छे डिजाइनर्स आए थे। तब मेरा ड्रेस डिजाइन हो गया, मेरा ड्रेस स्टिच हो गया। तो फिनाले के 10 से 15 दिन पहले हमारी हर चीज रेडी करवा दी गई। हमको ट्रायल के लिए बुलाया। तो मुझे स्लीवलेस ड्रेस, मेरे लिए एकदम ट्रेल वाला रेड कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन, जो मैं बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस होते हैं ना, उसमें सेलिब्रिटीज, हीरोइंस को, एक्ट्रेसेस को देखती थी पहन रही हैं, बिल्कुल वो वैसा गाउन था, और एक रेड कलर का। पहले तो मैंने देखा, तो पहन के ट्राई करके देखा, तो मैंने बोला ये स्लीवलेस कपड़े मैंने कभी पहने नहीं है, मैं नहीं पहन सकती। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला ये डिजाइनिंग किया गया है आपके लिए, और ये आपको पहनना पड़ेगा, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि आपको यही ड्रेस पहनना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा डर गई कि मुझे मैम की बात तो माननी है। और यस, मैम ने बोला है, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन मैंने कभी पहना नहीं था, वो भी स्टेज पे दुनिया के सामने। मैं थोड़ा रिजर्व फैमिली से थी, हम लोग इतना ओपनली नहीं रहते थे। लेकिन शायद फैशन फील्ड में और ये सब चीजें होता है। लेकिन वो बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन था, मैं एकदम अप्सरा के जैसे लग रही थी, मुझे अच्छा भी लग रहा था।
उसमें 2 राउंड्स हुए थे, इंडियन भी हुआ था, वेस्टर्न भी हुआ था। इंडियन में उन्होंने मुझे एक बहुत ही स्मार्टली महाराष्ट्रियन ड्रेपिंग पहनाया था, जो कि अगेन मेरे लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट था। मुझे ऐसे लगता था मेरे ऊपर ये सूट करेगा कि नहीं, लेकिन मुझे समझ में आया कि इट्स ऑल अबाउट कैरिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग ऑफ ड्रेपिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, जो मैं खुद सीख कर अब मैं दूसरी महिलाओं को भी सिखाती हूँ कि ऐसे भी स्टाइलिंग किया जाता है। तो वो रात को उस दिन क्या हुआ, मुझे उस फिनाले वाले दिन ये पता चला कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो सामने वाले के साथ, कैसा बात कर रहे हो, कितने पंक्चुअल हो, कितना डेडिकेशन से आपने हर एक प्रैक्टिस वाले सेशन में पार्टिसिपेट किया है, कितना कॉन्फिडेंटली आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। क्या आप प्रॉपर उस यूनिफॉर्म में आते थे जो आपको बोली गई थी, वो ब्लू टी शर्ट जो हमको मिला था ब्लैक ट्राउजर के साथ? तो क्या आप वो सारी चीजें काउंट की गई डे 1 से, जो मुझे नहीं पता था। और फिटनेस सेशन हुआ था 1 हफ्ते पहले, फिनाले के 1 हफ्ते पहले फिटनेस भी हमारा काउंट हुआ था उसमें, क्योंकि विनर मतलब बाय ऑल मींस इतना तो मुझे समझ में आ रहा था, विनर के पास सारी क्वालिटी होंगी पैजेंट शो में तभी विनर है। सिर्फ ये नहीं कि आप आउटर लुक से ब्यूटीफुल दिख रहे हो, अगेन कॉन्फिडेंस, कैसे आपने आंसर दिया, कैसे आपने अपने आप को प्रेजेंट किया, कैसे आपने, आपका फिटनेस लेवल क्या है, आपने कितना ट्रांसफॉर्म किया है। तो फिटनेस लेवल में भी तीन सरप्राइज थे कि एक अकेले जुम्बा डांसिंग करना था, और एक कपल के साथ एक रैंडमली एक मेल पकड़ा दिया गया कि इनको आप कैसे कराओगे, इनके साथ कैसे करोगे। और उसके बाद ग्रुप में था। तो वो तीनों राउंड्स मुझे लास्ट में पता चला कि मैंने विन किया, मेरे एनर्जी लेवल्स एंड ऑल, अगेन बिकॉज ऑफ योगा एंड प्राणायाम मेडिटेशन, मुझे एकदम फोकस्ड और एनर्जी में ला रहा था, और सात्विक डाइट एंड अ पॉजिटिव थॉट टुवर्ड्स समथिंग, पॉजिटिव थिंकिंग थॉट इज माइंडसेट वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई चीज आप शिद्दत से करते हो तो आपको वो जरूर मिलती है, ये मैंने अपने जिंदगी में देखा है। उसके बाद लास्ट में फिटनेस राउंड में ये पूछा कि आपके अंदर ऐसी और क्या कला है, क्या टैलेंट है जो आप यहाँ दिखा सकते हो। तो मैंने कहा जाने में, तब तक तो कॉन्फिडेंस अच्छा आ चुका था, तो मैंने कहा जाती हूँ, क्योंकि मैं भजन सिंगर भी बन गई थी, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है ओम श्रद्धा स्पिरिचुअलिटी, जिसमें मैंने भजन गाना स्टार्ट किए थे। तो मैंने कहा एक भजन गाती हूँ ना कृष्णा जी का। तो भजन गाते गाते मैं रोने लगी, मैं एकदम भगवान से कनेक्ट होने लगी, क्योंकि मैं इतना कृतज्ञता में भर गई थी कि भगवान, यहाँ तक आपने मुझे लाया है। तो इतना वो दिल से मेरे भजन निकला, इतना दिल से निकला कि उस भजन वो टैलेंट राउंड में भी मैं जीत गई, और मुझे वहां पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी हेल्दी चीजों से मुझे उन्होंने एक रिस्पेक्ट से गिफ्ट किया। फिर फिनाले वाले दिन आया तो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन था, क्योंकि बहुत स्मार्ट स्मार्ट लेडीज थी, लड़कियां थी उसमें, बहुत कॉन्फिडेंट था। तो मुझे ऐसे लगता था मैं तो छोटे शहर की हूँ, ये तो शुरू से पुणे में रहती हैं, और कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रही है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितने स्मार्टली बात कर रही है, और मैं तो अभी अभी आई हूँ, क्या होगा, बहुत डर लग रहा था। लेकिन बीच में चक्कर भी आ गया था बैक स्टेज, जब मैं तैयार वैयार हो रही थी तो, लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड हुआ, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। तो मैंने इंट्रोडक्शन की एक लास्ट पंच लाइन बोली My कि name is Shraddha Savlani. Definitely. डेफिनेटली टुनाइट Tonight's महारानी। Maharani. तो Thank you. वो एक बहुत ही पंच लाइन थी। यू कैन गो एंड चेक इन माई इंस्टाग्राम, मैंने अपलोड किया है मेरा इंट्रोडक्शन। और उसके बाद उन्होंने सेकंड राउंड में, जब हमने वो ब्यूटीफुल सा गाउन पहना था,
उस पे भी मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली वॉक किया, एकदम स्माइल कर कर कर, और ऐसे लगा कि कितना प्यारा स्टेज मिला है, मौका मिला है। मैं तब तक बहुत, मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से तैयार किया था बाय ऑल मीन्स, कॉन्फिडेंट बनाया, ग्रूमिंग सेशंस बहुत अच्छे हुए परफेक्टली। तो मैं नेशनल लेवल के लिए तैयार हो गई। जब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा मिस डाया ब्यूटी 2021 में कि लॉकडाउन एक्सपीरियंस क्या है, तो मैंने उसको अपलोड भी किया है मेरे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने बोला कि Lockdown एक converted बेब me से मैं from बाई बन babe गई, to क्योंकि लॉकडाउन buyer. घर पे काम Thank you. करते थे ना बाइयों के जैसे। तो वो एक पंच लाइन उसने मुझे और ज्यादा ऊपर उठाया। और जब अनाउंसमेंट हुआ, मेरे फैमिली वाले बैठे थे वहां पर, और बहुत सारे लोग हूटिंग कर रहे थे। मेरा कंटेस्टेंट नंबर 7 था, तो विनर विल बी कंटेस्टेंट नंबर 777। तो डर भी लग रहा था अंदर से, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को बोल रही थी कि आज का जो भी परिणाम होगा वो आपके नाम होगा, अगर है तो आप, यहाँ पे मैं नहीं, आप ही खड़े हैं। मैंने ही मेरे गुरु से प्रार्थना की कि आप ही यहाँ पे खड़े हैं। मैंने अपना 100% से ज्यादा दिया, और बहुत ही शिद्दत से सारे सेशंस को अटेंड किया, सीखना चाहा, आगे बढ़ना चाहा। अब सब आपके ऊपर है। और जब उन्होंने अनाउंस किया मेरा नाम, तो इट वाज लाइक सेलिब्रिटी क्राउनिंग होना एक मिसेस वर्ल्ड के हाथों, जो एक सेलिब्रिटी भी है, डॉक्टर भी है, मिसेस वर्ल्ड भी है, और शी इज सो मच वेरी फेमस एंड वेरी गुड पर्सनालिटी। तो बहुत सारे लोग स्टेज पे आके और मेरे साथ फोटो क्लिक करने लगे कि जैसे मैं एक एक्ट्रेस हूँ। वो लोग चाह रहे थे कि मैं उनके साथ फोटो खिंचवाऊं, तो बहुत लोग सेल्फीज ले रहे थे, बहुत सारी चीजें हुई। बहुत ही प्यारा मोमेंट था वो मेरी जिंदगी का। मैं हर रोज उस मोमेंट को याद करके थैंक यू बोलती हूँ, और उन सब लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, स्पेशली डॉक्टर रीमा मैम। वो एक अ, ऐसी लेडी है, वो एक ऐसा किरदार उन्होंने मेरी जिंदगी में अदा किया कि कहते ना, एक औरत ने औरत को उठाया। तो उन्होंने जब मैं कुछ भी नहीं थी, तब भी उन्होंने मुझे गले से लगा के बोला कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो। और मेरे पेरेंट्स को बोला कि आपकी बेटी सेलिब्रिटी है, उस ग्राउंड में जब मैं जीती थी बहुत आगे जाएगी, काफी आगे जाएगी। तो मेरे पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए। और उस वक्त मैं बहुत बिजी थी, लोग मेरे को पकड़ पकड़ के फोटो खींच रहे थे कि शी इज अ विनर विनर। बहुत मजा आया और बहुत अच्छा ग्रुप मिला। तो वहाँ वहां से कॉन्फिडेंस आया कि मैं नेशनल पैजेंट के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मैं मेरी तो ये डायबिटीज, मिस डायबिटी, डाया ब्यूटी, मैं डाया ये पूरे हॉस्पिटल वाले से रेडी किया ना सब कुछ? यस, ये कितना दिन का शो चला था? थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा इस पे। कितने दिन का चला था, कितना दिन का प्रेपरेशन था स्टार्टिंग से विनिंग तक? 1 नवंबर से इसका प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ था। एवरी हम्म, संडे संडे हमको वो बुलाते थे प्रैक्टिस के लिए। हम्म, और 2 ढाई 3 घंटे 4 घंटे का भी प्रैक्टिस होता था। और फिनाले उसका था 18 दिसंबर को। तो करीब करीब 1.5 महीने का प्रैक्टिस हमारा इसमें चला, हर संडे संडे जाते थे। तो ये आपको पहले से ही पता था कि ये जो भी विनर बनेंगे उसको टाइटल मिलेगा मिस डाया ब्यूटी, ऐसा कुछ करके पहले से ही पता था? हाँ, ये मिस डाया ब्यूटी शो ही था। द वन हु विल बी हाँ, विनर, वो मिस मिस डाया ब्यूटी एंड मिस्टर, मतलब मेल कैटेगरी में मिस्टर और फीमेल कैटेगरी में मिस राइट, डाया ब्यूटी। डाया ब्यूटी। या डाया ब्यूटी, ठीक है। एंड तो ये साथ में प्रिपरेशन हो गया आपको मिसेज इंडिया का भी? और उसके साथ, यस, उसके साथ मुझे एक और टाइटल मिला। मिस डाया ब्यूटी के साथ मुझे 2 टाइटल मिले, मिस फिट और मिस ग्लैमरस। क्योंकि मैं बहुत ही ग्लैमरस तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करके जाती थी। हम्म, अच्छा, मिस फिट भी, ओके, ठीक है। हाँ, तो ये मिस डायबिटी खत्म हुआ, उसके बाद आप क्या चले गए उस पे, मिसेस इंडियाज वाला, राइट?
यस, तब मुझे और कॉन्फिडेंस काफी आ गया मेरे अंदर कि यस, अब तो नेशनल लेवल की तैयारी हो गई। जो मुझे चाहिए था वो मैं किसी शो को जीतते जीतते जीत कर ही मैं सीख गई। तो काफी कॉन्फिडेंस आया। और तब तक शायद मिसेस इंडिया के डेट्स नहीं आए थे। और ये मिसेज इंडिया और मिस इंडिया दोनों अलग होते हैं, राइट? मिस इंडिया अलग होता है, यस। दोनों, मैं मतलब मुझे लग रहा था कि सेम ही होता है ऐसा कुछ। मिस इंडिया में जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनको लिया जाता है मिस कैटेगरी, और मिसेस कैटेगरी में जो मैरिड वुमेन होती है ना, तो वो उनको लिया जाता है। और ये पैन इंडिया का लेवल पे होता है, राइट? यस। एक ही शो होता है ईयरली में, एक ही शो होता है, एक ही प्रोग्राम होता है ना? यस। अच्छा, तो आप 2022 में ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किए? हाँ, मुझे इंफॉर्मेशन आया कि ये 12 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है। 15 दिन अ, का गैप था जब मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला। हाँ, ठीक है। तो फिर ये आपका मिसेस इंडिया वाला जर्नी बताइए। मिस डाइवर्टी के बाद वहाँ पे गए आप, कैसे क्या किए? मिसेस इंडिया का मैं वेट तो कर रही थी कि डेट अभी आ जाए, और आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम रेडी आफ्टर मिस डाया ब्यूटी। लेकिन वेट करते करते उस बीच में क्या हुआ कि मैं बहुत बीमार हो गई। 28 जुलाई को, 2022 28 जुलाई, मुझे टाइफाइड डायग्नोज हो गया, और वो टाइफाइड काफी हाई रेंज में पहुंच गया था। बिगड़ गया था कहना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया था अपने हेल्थ को। थोड़ा ट्रैवलिंग भी हुआ था, फिर एक्सर्शन भी हुआ था, बाहर का खाना इधर उधर। तो काफी बिगड़ गया था। टाइफाइड बहुत ज्यादा, तबीयत खराब हो गई थी। उसके साथ साथ कुछ और भी इन्फेक्शंस आ गए, एंड मुझे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन भी हो गया था। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, शुगर लेवल्स डाउन होते हैं, क्योंकि क्योंकि टाइफाइड जाके अटैक करता है लीवर को, और लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा था। खाना जो मैं खा रही थी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर रहा था, है ना, टाइफाइड क्योंकि बिगड़ चुका था। तो शुगर लेवल्स बॉडी में डाउन होते जा रहे थे, तो उससे काफी प्रॉब्लम हो रहा था। ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ रहा था, और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा 15 अगस्त को। अ, पिछले काफी दिनों से मेरी डॉक्टर मुझे बोल रही थी कि आपको एडमिट होना ही पड़ेगा, सो दैट आप ठीक हो सके और प्रॉपर एक ट्रीटमेंट हमारे अंडर में रहकर पूरा टाइम आपको देखते रहें। तो उन्होंने मेरे को करीब करीब 8 अगस्त को उन्होंने मुझे बोला कि आपको एडमिट होना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अवॉइड कर रही थी एडमिट होना। लेकिन 15 अगस्त को ऐसा कुछ कंडीशन आया बॉडी का कि मुझे एडमिट होना ही पड़ा। और मैं करीब करीब एक हफ्ता 8-10 दिन हॉस्पिटल में थी। और मुझे हॉस्पिटल में ही पता चला कि 16-17 अगस्त को मुझे पता चला कि नेक्स्ट मंथ September 12 को मिसेस इंडिया होने वाला है, जिस कंपनी के साथ। यस। तो मैं बहुत ही मतलब अंदर से बहुत ज्यादा सैड हो गई, दुखी हो गई कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए ऐसी कंडीशन में मिसेस इंडिया में जाना। मेरा सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि कोशिश जरूर करूंगी आखिरी समय तक, देखती हूँ क्या होता है। ऐसे माइंड में मैंने खुद से बात किया कि हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं, और अगर ठीक हो गई लास्ट में 3-4 दिन में भी तो मैं जाऊंगी, लेकिन ये मौका नहीं खोऊंगी। लेकिन कंडीशन सुधरती हुई नहीं दिख रही थी। मैं 10 मिनट 15 मिनट बेड से निकलती, उठती, थोड़ा सा वॉक करती, और फिर से वीकनेस और चक्कर, और एकदम बेड पे आ जाती। डिस्चार्ज होने के बाद भी मतलब मैं अराउंड 22-23 तारीख को डिस्चार्ज हुई हॉस्पिटल से, 22-23 अगस्त को। और उसके बाद बिल्कुल शक्ति ही नहीं थी कि मैं मिसेस इंडिया की तैयारी करूं, क्योंकि मिसेस इंडिया की तैयारी उस बीच उन लोगों ने काफी बार जूम पर
मीटिंग्स ले लिए थे कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या बनाना है कंटेस्टेंट के साथ, जो मीटिंग्स में अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बहुत ही हैवी ट्रीटमेंट चल रहा था, तो फोन भी स्विच ऑफ रहता था, मेरे को कोई मैसेज नहीं मिलता था। जैसे ही मैं घर आई और मैंने उनसे इंटरेक्शन किया वापस, तो उन्होंने मुझे फोन में बताया कि ये है, आपको एक लाइफ का पूरा एल्बम बनाना है, आपकी लाइफ जर्नी, आपने कौन कौन से सर्टिफिकेट्स अभी तक किए हैं, कैसी फैमिली है, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, सब कुछ। और मैं शुरू से ही मैं कभी कुछ सोचती हूँ कि जब कोई काम किया जाए तो उसको पूरी शिद्दत के साथ और नंबर वन काम किया जाए, नहीं तो नहीं किया जाए। मेरा एक अंदर से बचपन से ऐसा है, करो तो ठीक से करो, नहीं तो नहीं करो। तो मैंने सोचा एक नॉर्मल एल्बम तो मैं नहीं बना सकती क्योंकि इसमें उन्होंने बोला क्रिएटिविटी भी देखी जाएगी, तो उसको किस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट यूज करके सजाना है, क्या कलर्स यूज करने हैं, क्या फोटोज यूज करने हैं, मेरे मेरे परिवार के कौन से उसमें एंगल से लगाना है, बहुत दिमाग लगाया। लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी। 30th अगस्त तक, 30 अगस्त तक मैं बिल्कुल रेडी नहीं हो पा रही थी, मेरा फिजिकल बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं करा था मिसेस इंडिया के लिए जाने के लिए। मैंने गिव अप कर दिया, मैंने उनको बोला मैं शायद ही आ पाऊँ, विथ अ वेरी हैवी हार्ट मैंने ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला नहीं देख लो, हो सकता है ठीक हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। 5 सितंबर को मेरा विजिट था डॉक्टर के पास, एक 30 अगस्त को था और एक 5 सितंबर को हुआ विजिट। मुझे थोड़ा सा 5 सितंबर से ठीक लगने लगा। अब 5 सितंबर से लेकर 12 सितंबर बहुत दूर नहीं था, और 10 सितंबर को हमको 3 दिन का स्टे था हमारे लिए होटल में जहाँ पे फंक्शन था, ये पूरा मिसेस इंडिया का। तो 3 दिन के सेशंस होते हैं, ग्रूमिंग होता है वहां पर, आपकी हर एक चीज नोटिस की जाती है, आपकी पंक्चुअलिटी, आपका फिटनेस, और आप कैसे बिहेव कर रहे हो, रूममेट जो दिए गए थे उनके साथ कितने कोऑपरेट कर रहे हो, आसपास वालों के साथ कितना हेल्पफुल हो रहे हो, वो सारी चीजें थी। तो 3 दिन बहुत होते हैं किसी को ये सब चीजें जजमेंट करने के लिए। कितना आप पंक्चुअलिटी से अपना लंच करके, ब्रेकफास्ट करके, सेशंस में जो ग्रूमिंग सेशंस है उसमें आ रहे हो, कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, कितना आप कैच कर रहे हो, वो सारी चीजें थी। तो 10 तारीख को हमको वहां जाना था, 10, 11 और 12 को फिनाले था, 3 दिन का था। तो मेरे पास सिर्फ 5 दिन थे। मैंने वो 5 दिन में दिन रात एक कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा बेटर लग रहा था। मैंने कहा अगर लास्ट मोमेंट में ठीक नहीं भी लगता है तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तैयारी पूरी करके रखती हूँ। ऐसा मैंने अपने आप से बात किया। तो मेरी मदर मेरे पास थी, वो मेरा ध्यान रख रही थी। मेरी मदर मुझे बार बार बोल रही थी अभी बस करो, थक गई होगी, रात के 3 बजे हैं, 2 बजे हैं, सोई नहीं हो। तो मैंने कहा माँ, जब करूंगी तभी उसका रिजल्ट आएगा, नहीं करने वाले के लिए 100 बहाने और करने वाले के लिए एक भी बहाना नहीं। तो मुझे करना है। वो एल्बम बनाया, प्रिंट आउट्स निकाले अपने फोटोज के और अपने अचीवमेंट्स के, सारी चीजें, और उसको बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगाकर उसमें मोती हीरे जो भी होता है सब कुछ कलरफुल बहुत डेकोरेट किया उसको, कि मेरा एल्बम सबसे बेस्ट होना चाहिए क्योंकि मुझे तो विनर होके आना है। उसके बाद डांस मुझे बहुत पसंद है, मैं मेरा डांस ही, क्योंकि आप वहाँ टैलेंट दिखाने जा रहे हो। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, शायद मैं योगा और फिटनेस के बारे में एक अच्छा सा लेक्चर वहाँ दे सकती थी क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे, मैं उस फील्ड में हूँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा टैलेंट क्या है, राइट? वो तो मेरा प्रोफेशन है, मैंने पैशन को प्रोफेशन बना दिया, लेकिन मेरा टैलेंट क्या है? तो मैंने वहाँ डांस चूज किया। मेरे पैरों में बहुत दर्द था, वीकनेस था बॉडी में, पेन किलर्स खा खा कर मैंने डांस की प्रैक्टिस की। उस डांस में थीम के अकॉर्डिंग मुझे खुद को कैसे सजाना है, सराउंडिंग्स को कैसे सजाना है, क्या प्रॉप्स यूज करने हैं, मैंने पूरा दिमाग लगाया, एक सिंपल नहीं। तो मेरे गाना था रंग सारे गुलाबी, ये इंस्टाग्राम पे सब अपलोड है। तो रंग सारे गुलाबी, गुलाबी कलर का लहंगा मुझे माइंड में एक
था कि मुझे ऐसा पहनना है। रंग सारे में मैं क्या करूं, तो मैंने रंगोली के कलर्स वहां कटोरी में रख दिए मेरे आसपास जहां डांस था। उस माहौल को क्रिएटिव बनाया और एक चूड़ी में सारे सातों आठों कलर के रिबन्स लगा दिए कि रंग सारे गुलाबी। मतलब इस दुनिया में सारे रंग हैं जिसको हमको बहुत प्यार से एम्ब्रेस करना है। तो मतलब दुख आता है तो खुशी भी आती है, तो सब कुछ होता है ना। कोई कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो उसके थ्रू वो मैसेज मैंने देना चाहा, उस डांस के मैसेज। तो मैंने डांस किया। जब मैं डांस के लिए मुझे बुलाया टैलेंट राउंड में, मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, बहुत वीकनेस लग रहा था। तो मैंने वहां पे कोऑर्डिनेटर से बोला भी कि अगर मैं गिरने लगूं तो प्लीज मुझे आप संभाल लीजिएगा, थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रही है और डर भी लग रहा है कि कोई स्टेप्स भूल ना जाऊं। तो उन्होंने बोला जाओ कॉन्फिडेंटली, मैं यहाँ पे हूँ। मैंने बहुत स्माइल करके अच्छे से मजे से झूम के डांस किया। तो स्टेप्स भूल भी गई तो रैंडम बनाया। इट वॉज वेरी गुड। और नेक्स्ट उसमें जो मीट एंड ग्रीट वेलकम फर्स्ट डे पे था, उसमें एक रेड ड्रेस पहनने के लिए बोला। एक और मेरा फियर वहां खत्म हुआ कि मैं कभी शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि मैं वैसे बैकग्राउंड से नहीं आई थी। तो उन्होंने उस मीट एंड ग्रीट पार्टी में रेड ड्रेस रखा था जो नी लेंथ तक पहनना था हमको। तो मैंने बहुत हिम्मत करके वो ड्रेस खरीदा और उसको पहना भी। तो एक और मैंने मेरे फियर को वहां ओवरकम किया। और एक नई लड़की के साथ वहां पर एक रूम शेयर करना, वो भी अपने आप में बहुत वो होता है। मुझे रूम पार्टनर भी बहुत अच्छी मिली। हम दोनों ने बहुत कोऑपरेट किया एक दूसरे को। काफी बार ऐसा होता कि वो कहीं और पे रहती थी, अपनी शूटिंग करा रही है, पोर्टफोलियो, मैं कहीं और पे हूँ, तो ढूंढना पॉसिबल नहीं होता था। फोन आवाज इतनी रहती थी कि फोन की आवाज उनको नहीं जाती थी, तो रूम लॉक रहता था। तो हम दोनों में बहुत अच्छा तालमेल बन गया कि हम लोग रिसेप्शन पे ही जाके दूसरा रूम का कार्ड लेकर और ओपन करके वापस कर देते थे। कभी उसके पास हुआ या मेरे पास हुआ, तो बहुत अच्छा तालमेल एक बना वहां पर। अच्छे दोस्त भी बने। तो सब कुछ अच्छा था। लेकिन मैं उन तीनों दिनों में मैंने अ, बहुत पेन किलर्स खाए, बहुत पेन किलर्स, और अपने चेहरे पे एक शिकन आने नहीं दी कि मुझे दर्द है। मैं इतना नॉर्मल बिहेव कर रही थी क्योंकि वहां तो मैं जीतने गई थी ना, कंप्लेन करने नहीं गई थी। किसी के पास टाइम नहीं था किसी की प्रॉब्लम सुनने के लिए, हर कोई वहां जीतने के लिए आया था और सीखने के लिए आया था। तो मैं जीतने तो गई थी लेकिन सीखने भी गई थी बहुत कुछ। मुझे ऐसे लगा यहाँ से मैं बहुत कुछ सीखूंगी। तो एक नया जर्नी है मेरे लिए, क्योंकि मिसेस इंडिया इतना इजी नहीं होता है। उसके बाद वो मेरा जो एल्बम देखा गया, बहुत खुश हो गए सारे लोग मेरा एल्बम देखे कि इतना क्रिएटिव वे में, उसको भी मैंने अपलोड किया है मेरे इंस्टाग्राम पे, पूरे एल्बम को। और वो मीट एंड ग्रीट पार्टी जो रेड कलर में था वो भी बहुत अच्छा हुआ। उसमें पूछा गया मुझसे कि आप सबसे बेस्ट मोमेंट बताओ अपने लाइफ का, तो मैंने बताया कि जब डाया ब्यूटी ने मिसेस वर्ल्ड ने क्राउनिंग किया तो वो बहुत ही औसम था। जब फिनाले का दिन आया और मैं बहुत ही अपने आप को सिक फील कर रही थी, बहुत बीमार फील कर रही थी। 2 दिन से मैंने रिक्वेस्ट किया रेस्टोरेंट वाले को कि मेरे को सिर्फ बिना किसी को बताए, मैंने बोला मुझे सिर्फ खिचड़ी चाहिए, एक अलग से मुझे खिचड़ी बना के दे दो, क्योंकि वो जो खाना मैं नहीं खा पा रही थी। रिसेंटली बहुत ही टाइफाइड से रिकवर हुआ था ना। तो थर्ड डे पे मैं बहुत टूट गई। मैं बहुत, एक तो बड़े बड़े हील्स पे ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और आपको हील्स आप उतार नहीं सकते हो, आपको हर टाइम प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। ग्रूमिंग सेशंस हो रहे थे, वॉक हो रहा था, तो एकदम हाई हील्स पे थर्ड डे पे मैं बहुत थक गई थी। बस ऐसे लग रहा था अब खत्म करो इसको भगवान, जल्दी मैं अपने घर जाऊं, मैं रेस्ट करूं, मैं अब इतने पेन किलर्स नहीं खा सकती। मैं स्टेज पे भी खड़ी थी, मैंने कॉन्फिडेंटली, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए इंस्टाग्राम पे, कॉन्फिडेंटली वॉक किया और लड़खड़ाई भी स्टेज पर, लेकिन फिर से अपने आप को संभाला। और
जब स्टेज पे बहुत टाइम पे खड़े होना पड़ रहा था ना हील्स पे, तो मैंने आखिरी में ऐसा बोला कि मैंने क्यों पार्टिसिपेट कर लिया। इतना दर्द, इतना इतना वीक हो गया है पैर, इतना दर्द, मैंने क्यों पार्टिसिपेट किया, अब नहीं सहन हो रहा। लेकिन फिर से जब उन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया, तो मैंने एक बहुत ही सुंदर सी कांजीवरम की साड़ी पहनी थी जो कि उनकी तरफ से था। तो मैंने सबसे पहले उस पर लिपट के चूज किया कि ये साड़ी तो मैं ही पहनूंगी। और जो डिजाइनर आया था उसने बोला ये मेरी माँ की खरीदी हुई साड़ी है। तो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव कांजीवरम गोल्ड साड़ी। उसने मुझे, डिजाइनर ने पूरा रेडी किया, मुझे जोधा अकबर जैसा पूरा बना दिया। ऐसे लग रहा था कि मैं एकदम क्वीन हूँ, प्रिंसेस। बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसी कॉन्फिडेंस से, उसी स्माइल से मैंने स्टेज पे उसी ग्रेस से वॉक किया, जैसा मुझे सिखाया गया। और थोड़ा कुछ मैंने अपने भी स्टाइल्स, मूव्स डाले, और अच्छे से मैंने इंट्रोडक्शन दिया अपना। क्वेश्चन आंसर राउंड आया तो उसमें पूछा गया कि अ, आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। तो उस वक्त सिर्फ दिल से एक ही बात निकली, कि बिगेस्ट स्ट्रेंथ तो मेरा विल पावर है, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो मैंने वो आंसर दिया कि एक हफ्ते पहले मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे विल पावर ने मुझे बोला कि चलो करना है। तो उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, तो वो मेरा स्ट्रेंथ है। तो दे लाइक्ड माय आंसर। एंड देन मैं जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो मुझे एक टाइटल मिला मिस स्टाइलिश का, कि मैंने बहुत ही स्टाइलिश वे में अपने आप को पूरे तीनों दिन कैरी किया। जिस स्टाइल से मैं कैरी कर रही थी, द वे आई वाज टॉकिंग, द वे आई वाज कैरिंग द ड्रेसेस, बहुत खुशी हुई। मिस स्टाइलिश का क्राउन मिला मुझे, और अवार्ड भी मिला, एंड टाइटल मिला। देन जब फाइनल हमारा आने लगा तो बहुत हार्ट बीट हाई हो गई। तो मैं टॉप 3 में आई, फर्स्ट रनर अप। जब मुझे अनाउंस किया गया कि शी इज फर्स्ट रनर अप, आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने जो किया उसका मुझे पूरा पूरा फल भगवान ने दिया और पहचाना। तो मुझे वो कंपनी की जो सीईओ है, डायरेक्टर है, उन्होंने आके गले लगा के बोला कि टॉप 3 विनर्स होते हैं, तो यू आर अ विनर। वी नो व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव गॉन थ्रू, और इस जर्नी को गिव अप नहीं किया तुमने। मैंने कहा यस। तो इट वाज गुड। अच्छा, तो ओके। तो ये दोनों का जो रिजल्ट आप बताए ना, मिस स्टाइलिश, राइट, मिसेज स्टाइलिश यस, एंड मिसेज इंडिया, ये दोनों का ऐसा रिजल्ट बैक टू बैक सुना रहे थे लास्ट में, सारे इवैल्यूएशन के बाद में। यस। पहले उन्होंने मुझे मिसेस स्टाइलिश का क्राउन पहनाया विथ हाँ, गोल्डन स्टोन्स इन इट। वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्राउन है। एंड काश मैं वो क्राउन यहाँ पे रख के आपको दिखा पाती। अच्छा, और एक दूसरा, फिर जब विनर का क्राउन आया तो वो काफी बड़ा क्राउन था, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वीन क्राउन। वो थोड़ा सा और हेवी था और बड़ा था, विद अ नाइस ट्रॉफी। तो इट हम्म। वाज गुड। तो आप फर्स्ट रनर अप बोले, मतलब वो विनर हैं। यस, अच्छा, तो वैसे कैसे बता रहे थे, थर्ड, सेकंड, वन, कैसे बता, रिवर्स में बता रहे थे क्या? यस। उन्होंने पहले सेकंड रनर अप डिक्लेयर ओके। किया, एंड देन फर्स्ट रनर अप। अच्छा, ओके, फर्स्ट रनर अप मीन्स विनर, विनर राइट, मेन। यस, हाँ हाँ, ठीक है, तो फिर वहां पे भी क्राउन आपको मिला। ओके, गुड। तो आपने बहुत सारे टाइटल लिए हैं, राइट? मिस डायबिटी, मिस फैशनिस्टा, मिस ग्लैमरस, मिसेज इंडिया, मिसेज स्टाइलिश, ये पूरे फैशन का है ना, फैशन इंडस्ट्री से। तो अभी आप ये साथ में, ये पूरे आपके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हुआ, राइट?
यस जब आपके लाइफ में फिटनेस आया, जब योगा आया, है ना, जब मेडिटेशन आया, जब राइट काइंड ऑफ फूड आया, यस तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, है ना, यस माइंडसेट आपने चेंज किया। यस फिर डर डर के आपने एक पार्टिसिपेट किया, एक में किसमें पार्टिसिपेट किए, मिस फैशनिस्टा में, राइट, पेजेंट शो। पहला हाँ था, वो पहला था। हाँ, फिर वहां से धीरे 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 बढ़ करके एकदम अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट पे चले गए हैं। गुड। और नेशनल शो मिसेस इंडिया में मैंने एक फिटनेस राउंड के टाइम पर मैंने एक आर्ट ऑफ लिविंग के योगा इंस्ट्रक्टर को इनवाइट किया था वहां पर, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा फिटनेस सेशन दिया वहां पे अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पे सबके लिए। सबके लिए, पूरे कंटेस्टेंट जितने भी वहां पर थे, मिस्टर एंड मिसेस कैटेगरी वाले, तो आर्ट ऑफ लिविंग से आए थे। उन्होंने वहां पे सेशन दिया, योगा करवाया उन्होंने। तो अगेन योगा ने फिर से अ, अ, चौका छक्का मार दिया वहां पर भी। योगा मैजिक है ना। यस, क्योंकि उन्होंने योगा, मैं तो एज अ कंटेस्टेंट थी, मैं एज अ कंटेस्टेंट तो नहीं करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने जब आर्ट ऑफ लिविंग की टीम से योगा टीचर आए तो उन्होंने जो योगा कराया, प्राणायाम कराया, मेडिटेशन कराया, तो एक रिचार्ज हो गए। जो थके हुए थे या लो कॉन्फिडेंस थे, तो उनको बहुत पसंद आया। तो अगेन वो योगा वहां जीत गया, मुझे बहुत खुशी हुई। हम्म। अच्छा, तो ये मिसेज इंडिया के बाद ने आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया, योगा टीचर ट्रेनिंग, और पहले ही? पहले ही कर लिया था। बट 2022 में ही किया, राइट? यस। अच्छा अच्छा, गुड गुड। और ये आप मेडिटेशन कोच का जो था कोर्स, वो कब किए? मेडिटेशन कोच का कोर्स मैंने फरवरी लास्ट में मैंने डिसाइड किया। योगा में मैंने मेडिटेशन सीखा था, लेकिन मुझे मेडिटेशन मैं 2018 से कर रही हूँ, तो मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता था। तो डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशंस मैंने सीखे उस पे। तो मैंने डिसाइड किया इमीडिएटली आफ्टर योगा कि मैं मेडिटेशन ट्रेनर भी बनूंगी और मैं सर्टिफिकेशन करूंगी। तो अभी वैसे ही क्लास लेता हूँ, होलिस्टिक योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मैं अफर्मेशन, उसको, माइंडसेट। यस, मैं मेरे सेशंस में पूरा होलिस्टिक अप्रोच डालने लगी कि सारी चीजों को इंक्लूड करने लगी, है ना। कभी थोड़ा कुछ बता दिया, सो दैट लोग बोर नहीं हो, और लोगों को जो मैंने मेरे लाइफ में एक होलिस्टिक अपनाया है अप्रोच, जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का और एक अच्छे से अपलिफ्ट करने का, सो दैट वो उससे सीखें। आप डाइट पर आप क्या हैं, वेजिटेरियन? आप वेजिटेरियन हैं? यस, डाइट प्रेफरेंस प्योर वेजिटेरियन। पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग, कि बीच में कभी चेंज किए? सिंस फ्रॉम माय चाइल्डहुड मैंने नॉनवेज कभी नहीं खाया, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, तो कैसे मैनेज करते हैं? मतलब जनरली हम सुनते हैं, कंप्लेन रहता है वेजिटेरियन लोगों को कि हमको वो बी 12 और समथिंग समथिंग मिसिंग रहता है वेजिटेरियन फूड में। तो आप क्या, आपको क्या कर कैसे मैनेज करते हैं उसको, कि आपका ऐसे ही फूड से ही मैनेज हो जाता है, या फिर कुछ सप्लीमेंट वगैरह जो लेते हैं, कैसा रहता है? ओके, तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन में B12 नहीं रहता, है ना। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर किसी ने सुना हो तो कृष्ण भगवान को 56 भोग लगाते हैं, राइट, 56। तो हाँ। एक दिन मेरे वहां पर मेरे घर के पास अ, जब मैं प्रेग्नेंट थी, वहां पे एक बहुत बड़े अ, आए थे, गुरु आए थे जो कि भगवत गीता कर रहे थे। तो वहां पे लोगों को एक दिन आखिरी दिन पे बोला गया कि आज महाराज जी को ना, कृष्णा जी को भोग लगेगा, सब अपने अपने घर से बना के लेकर आना। तो मैं, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे देख के लोगों को समझ में आता था कि ये प्रेग्नेंट है, तो मुझे एकदम सामने से चेयर खुद लाके देते थे, प्लीज आप यहाँ बैठिए। तो मैं सामने एकदम जाकर चेयर पे बैठी और मैंने ऐसे करके देखा कि ये तो 56 नहीं है, ये तो
56,000 से ज्यादा भोग दिख रहा है। और बार बार 2-3 बार झांक के मैंने देखा। मैंने कहा हर एक थाली में अलग तरह का खाना है, इसका मतलब यहाँ नॉन वेज तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि महाराज जी को नॉन वेज तो कोई नहीं खिलाएगा, कृष्णा भगवान को। तो इतनी सारी चीजें हैं। तो वहां से एक और मेरी लर्निंग हुई कि इस प्रकृति में इतनी सारी चीजें हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए, नॉन वेज वालों के लिए उतने ऑप्शन नहीं है जितना वेजिटेरियन लोगों के लिए है। राइट? ट्रू ट्रू। यस। तो आप एक्सप्लोर करिए, एक्सपर्टीज के पास जाइए, वो आपको गाइड करेंगे। राइट? कि क्या आपको राइट खाना चाहिए वेजिटेरियन फूड में, सो दैट आपको विटामिन B12 की कमी कभी नहीं होगी। और भी मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, है ना, जो भी जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बैलेंस प्रोटीन, डाइट। सब कुछ मतलब अवेलेबल है वेजिटेरियन में भी। एंड वेजिटेरियन में ज़्यादा वैरायटी है, ज़्यादा आइटम है ना। ज्यादा आइटम है, ज्यादा वैरायटी है, एंड वो प्लांट सोर्स से आता है डायरेक्टली। हाँ प्लांट मतलब लिविंग। और वो कहाँ से? उसमें सन की, जो सूर्य देवता की है, सूर्य देवता, सूर्य की किरणें जब पड़ती है ना उस पे, तो वो हाँ उससे, तो सूरज की भी उसमें एनर्जी रहती है। तो सोचिए, उसमें वो सब कुछ है, उसमें हर तरह का विटामिन है, आपको कभी कोई कमी नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल, दिनचर्या बहुत फास्ट है, बहुत ही फास्ट लाइफस्टाइल है किसी की, थोड़ा टाइम कम है, दे कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद द नाइस एक्सपर्टीज, नाइस डाइटिशियन हु कैन जेन्युइनली टेल देम कि ये सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। हाँ, कभी कभी लेना वो अच्छा ही रहता है ना, कभी जब कभी जरूरत पड़े तो। यस, क्योंकि हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कभी कभी वो मल्टी विटामिन वगैरह सजेस्ट करते हैं, बट वो एक एक्सपर्टीज के अंडर में रहकर ही आपको लेना चाहिए, अपने आप से नहीं। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। या तो ये डाइट प्रेफरेंस आपका हो गया। तो ये एक्चुअली ना देयर लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, राइट। एक तो वेट लॉस वाला हुआ, फिर आपने डायबिटीज को बीट किया, फिर बहुत सारे फैशन शोज किए। तो आप क्या बताओगे, मतलब आपने कैसे किया? क्योंकि आपका तो 95 से 54 तक आए हो, आपका तो अलग ही लेवल है ना। कैसे इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन किए और डिसिप्लिन में? एंड व्हाट डू यू से वो वैसे लोग जो कि यू नो एस्पिरेंट हैं वेट लूज के लिए, क्या सजेशन है आपका, पीस ऑफ एडवाइस? यस। तो सबसे पहले तो आप जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट करें कि हाँ, मेरा वजन बढ़ गया है, थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, कोई बात नहीं। अपने साथ पेशेंस रहे, है ना, पेशेंट इनफ। अपने साथ थोड़ा सा सब्र करें, अपने आप को प्यार करें, बहुत ही काइंड रहें अपने साथ। ठीक है? अपने आप को सबसे पहले एम्ब्रेस करें, हेट नहीं करें। मैं पहले ऐसा करती थी, मैं खुद को देखना नहीं चाहती थी कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, मैं फोटोज नहीं खिंचवाऊंगी। लेकिन अपने आप को मिरर में देखकर अपने आप से बात करें, प्रॉमिस करें, ठीक है, ऐसा हो गया है, हो जाता है ना। मैं अपने आप से इतना प्यार करती हूँ, मैं खुद के ऊपर काम करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपने माइंडसेट बना लिया कि आप अपने आप को चेंज करेंगे। अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो फिटनेस की बात करते हैं। आप उनके ऑनलाइन ऑफलाइन टॉक सुनिए, उनके साथ कनेक्शन में रहिए, क्योंकि वो आपको बेनिफिट देने वाले हैं। राइट? इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, राइट। बी फोकस्ड, अपना टाइम अपने लिए इन्वेस्ट करें कि ये सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है भगवान की तरफ से मेरे लिए, और मुझे इसके साथ ही रहना है हमेशा। राइट? दिस इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे सबसे पहले आपको रहना है अपने साथ, है ना। बाकी तो हस्बैंड बच्चे बाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा इसके साथ रहना ही है।
तो उसको प्यार करें, उसको एक्सेप्ट करें। और जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उनके साथ कंटिन्यूअसली मिलते रहें। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कभी भी कि अरे तुमने तो छोड़ दिया। नहीं, अगर वो जेन्युइन होंगे तो वो आपको बार बार बोलेंगे कोई बात नहीं, अगर छोड़ दिया है फिर से स्टार्ट करो। आपको वो मोटिवेट करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से मिलते रहें, छोटे छोटे स्टेप स्टार्ट करें, छोटा छोटा बदलाव के लिए रेडी रहें, है ना। हर चीज एक दिन नहीं होती। हमने जैसे ग्रेड 1 पास किया, फिर पूरा साल पढ़ के हम ग्रेड 2 में जाते हैं। मम्मी पापा पेशेंस रखते हैं ना कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, तो 20 साल के बाद बड़ा होता है, राइट। तब जाके वो कोई ऑफिस में कमाता है जाकर, राइट। ऐसे ही अपने आप को उस बच्चे के जैसे ट्रीट करें कि अगर वो उस कंडीशन में, उसको कैसे लेके जाना है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी से हम करेंगे। तो ऐसे मोटिवेशन जो लोग देते हैं, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर्स हो गए, जेन्युइन लोग आपके आसपास हैं, और राइट गाइडेंस में रहे, जो आपको करेक्टली गाइड कर रहा हो। यू नीड एक्सपर्ट्स फॉर दैट। तो उन एक्सपर्ट्स के पास रीच आउट करें। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से बिल्कुल मत घबराएं। इट्स योर बॉडी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर उसको ठीक करने में आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर बिगड़ गई तो उसको ठीक करने में हॉस्पिटल में ही इन्वेस्ट करेंगे, मेडिसिन देंगे, राइट। सो बेटर टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड योर मनी टू द राइट डायरेक्शन। एक और बात, वेट लॉस करना सेकेंडरी है। वेट लॉस तो हो ही जाएगा। आप योगा कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस के एक्सपर्ट के अंडर में आप मोटिवेट हो रहे हैं, तो वेट तो लॉस हो ही जाएगा, जिंदगी भी बदल जाएगी बहुत अच्छे से। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है ना, मेन माइंड आपका सेटल्ड हो जाएगा। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जाएंगे ना, तो आपका वेट लॉस अपने आप हो जाएगा, अपने आप। डिजीजेस अपने आप रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, गिव अप मत करिए। हो ऐसे दिन आते हैं, मेरे साथ भी आए कि छोड़ो, अरे रहने दो, इट्स ओके, आप ब्रेक ले लीजिए। लेकिन फिर उस मोटिवेशन एक्सपर्ट के पास, इंस्ट्रक्टर के पास चले जाइए कि मैं थोड़ा बोर हो गया था, थोड़ा थक गया था या थक गई थी, प्लीज आप मेरे को फिर से मोटिवेशन देंगे क्या। वो देगा, जरूर देगा। आप मुड़ के वापस उनके पास जरूर जाइए। तो उनका साथ मत छोड़िए। अगर आप अपना टारगेट वेट अचीव भी कर लेते हैं, तो ये जर्नी कंटिन्यू रखिए, राइट। ऐसा नहीं होता ना कि आपने छोड़ दिया योगा या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना, आप बर्न कम कर रहे हो और आप उसमें डाल ज्यादा रहे हो, तो कैलोरीज वो फिर से अक्यूमुलेट होती जाएंगी, राइट। और वो कैलोरीज के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता जाता है, क्योंकि बीमारियां बढ़ेंगी, वेट बढ़ेगा, सब कुछ आएगा। रॉन्ग अगर आप लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो you go to somebody who can give you guidance of right kind of lifestyle. Easy, talk to somebody. हाँ हाँ। अच्छा, एक मैं इसमें और पूछूंगा कि कुछ लोगों का मल्टीपल इश्यूज रहते हैं ना। एक तो वेट का तो इशू रहता ही है ना। ये सारी चीजों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं? अदरवाइज लोगों को क्या रहता है कि सब कुछ है, सब भरे हुए हैं, बीमारियां बहुत सारी भरी पड़ी है, बट दे फोकस कि हमको तो सिर्फ वेट लॉस ही चाहिए, और सबसे पहले उसी पे बोलते हैं कि मेरे को तो वेट लॉस ही चाहिए, और हो पाता नहीं एक्चुअली। तो उसके लिए क्या है? साथ में सब मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे करके, विद द डाइट एंड देन एक्सरसाइज। Yes, मैंने वही किया। पहले जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था, तो मैं सिर्फ वेट लॉस पे फोकस कर रही थी। हाँ, करते करते बाद में मैंने महसूस किया कि मुझे नए लोग, सब लोग यही करते हैं। तो नई नई जब मैं भी थी, तो इसमें गलती नहीं होती है। अगेन एक राइट गाइडेंस की जरूरत होती है। तो मैं उन लोगों के लिए ये बोलना चाहूंगी कि ठीक है, मैं भी नई थी, मुझे भी ऐसा लगा कि मैं वेट लॉस करूं, मेरा बाकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन वो करते करते वेट लॉस जर्नी में मुझे समझ में आया, कुछ एक्सपर्टीज के साथ मैं ऐसा मिली कि मुझे रूट पे काम करना है। ये क्यों है,
इसका रूट कॉज क्या है, राइट? अगर वेट लॉस पे डायरेक्टली मैं जंप कर लूंगी तो मुझे कोई और प्रॉब्लम फॉर्म हो जाएगी। तो मैं भी एक्सपर्टीज से मिलके इस बात को समझा कि मेरा रूट, पहले मेरा डिजीज जाना इम्पोर्टेंट है, मेरा थायराइड ठीक होना इम्पोर्टेंट है। तो जो आसनास थायराइड ग्लैंड को नॉर्मल करने में, जो हमारी क्योर करने में, उस पे हमको ध्यान देना है। जब वो थायराइड ग्लैंड आपका प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगेगा तो आपका वेट तो अपने आप नॉर्मल आएगा ना। वो ग्लैंड, तो आपने सीधे थायराइड ग्लैंड के आसनास करने चालू किए तो धीरे 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 वो आपका नॉर्मल हो गया। थायराइड आपका नॉर्मल, इट मीन्स वो अब वेट को भी नॉर्मल करेगा, राइट? तो आपको रूट पे काम करना है। पहले आप ये सोचिए कि मेरी बीमारियां जानी चाहिए। सिर्फ बाहर से आप आउटर लुक से ठीक होने के बजाय अपने अंदर को ठीक करिए। व्हेन एवरीथिंग इज गुड फ्रॉम इनसाइड, आउटसाइड ये फिजिकल बॉडी अपने आप बैलेंस में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये हम लोग समझते हैं। और जो लोग यू नो जो जो लोग फॉलो करते हैं अपने इंस्ट्रक्टर को, अपने कोच को, दे आल्सो अंडरस्टैंड, है ना? नहीं रोशन बट जी, उनको गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि मैं भी शुरू में ऐसी ही थी। उनको गाइडेंस हम देंगे तो डेफिनेटली वो मानेंगे, और उनको कंटिन्यूअसली एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ रहना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, सही है। ठीक है, तो ये वेट लॉस वाला भी हो गया, और आपका डाइट प्रेफरेंस भी हो गया। वेजिटेरियन फूड में सब कुछ बोले, वेजिटेरियन फूड इज ए कंप्लीट फूड, सब कुछ आप उससे आप गेट कर सकते हो ना, अचीव कर सकते हो। फिर बच गया आपका, अभी जो हम जाएंगे, हाँ, तो आपका बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एक तो वेट का है, ये कैसे मैनेज किए? आपका फैमिली, आपका किड्स, और इतने सारे फैशन शो, फिर इतनी सारी ट्रेनिंग, इतना टाइम कैसे मैनेज कर लिए? लोगों को तो 1 घंटा टाइम नहीं रहता हाफ एन आवर प्रैक्टिस के लिए। तो चैलेंजेस सच में बहुत ज्यादा थे, और पैशन भी बहुत था कि करना है। तो या तो हार मान लो या तो कर लो, इधर यू फाइट और यू फ्लाइट। तो मैंने सोचा नहीं, हार के भागने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। सबसे पहले मैंने मेरा माइंडसेट बनाया, माइंडसेट को रेडी किया, करना है या नहीं करना। तो मैक्सिमम साइड मैंने देखा, बार बार अंदर से आवाज आ रही थी, करोगी तो मिलेगा, राइट? तो करने वाले के लिए बहाने नहीं, ना करने वाले के लिए 100 बहाने। तो मैंने कहा नहीं, करूंगी। जिंदगी ने मौके तो दिए हैं, जब चीजें सामने आती गई तो कुछ मौके मैंने खुद भी ढूंढ के निकाले कि नहीं, करना है। बहुत चैलेंजेस थे, बहुत रातें में सोई भी नहीं, बहुत बीमार भी हो जाती थी क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, लेकिन मेडिटेशन ने बहुत साथ दिया। मेडिटेशन कर लेती थी, थोड़ा सा प्राणायाम किया, मेडिटेशन किया बेड पे, और ऐसे लगता था आधे घंटे में बहुत सारे आवर्स की स्लीप हो गई। तो ठीक है, एनर्जी। तो कभी कभी योगा करने का, आसनास करने का टाइम भी नहीं होता था, तो मेडिटेशन और प्राणायाम से ही करके ना उसको, अपने आप को एनर्जाइज कर लेती थी। तो चैलेंजेस थे फैमिली में, बच्चे को देखना। हाँ, और एक मैं कोई वो नहीं हूँ कि एकदम मैं बोलूँ कि मैं कोई गॉडेस हूँ। मैं भी एक आम औरत हूँ। अ, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होता था, चिड़चिड़ाहट होती थी, थकान भी होती थी, लेकिन फोकस सपनों की तरफ बहुत रहता था कि नहीं, अगर भगवान ने इतना प्यारा जन्म दिया है तो यहाँ पे मैं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और किसी का सपोर्ट नहीं था बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब इट्स ऑल अबाउट पैशन, इट्स ऑल अबाउट पैशन, पैशन था। टीचिंग करते करते मैं योगा इंस्ट्रक्टर बनी, और मेरे को ऐसे लगा कि टीचिंग अच्छा है, लेकिन देर इज समथिंग एल्स, समथिंग मोर, कुछ और है जो मैं मेरे उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ करना, कुछ ऐसा है।
जिसमें आध्यात्मिक भी हो, जैसे योगा, मेडिटेशन, तो उसको मैं खुद यूज करके इस दुनिया में दे सकूं, राइट। कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि मेरा पैशन जो मैं दिल से चाहती हूँ करना, तो ये सोचते सोचते मैं वो जॉब करते करते मैं वेलनेस कोच बन गई। बीइंग अ टीचर इटसेल्फ अ वेरी बिग ब्लेसिंग कि आप यू आर सर्विंग द नेशन, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। लेकिन राइट। फिर भी ये 10 साल करते करते मेरे को लगा कुछ और ऐसा है जो कर सकती हूँ। हाँ, तो ये भी बहुत नोबेल वर्क है एक्चुअली, है यस, ना, लोगों को फिट रखना। बहुत सारे लोग अपने हेल्थ से परेशान है और मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया तो बहुत लोग मुझे रीच आउट करने लगे। तो उसने मुझे एक और मोटिवेशन दिया कि जो चीजें मैंने खुद के ऊपर अप्लाई की है, अगर मैं किसी और औरत को वो चीज करा पा रही हूँ, सिखा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, तो बहुत ही नोबल वर्क है और बहुत ही ब्लेसिंग। आप दुआएं इकट्ठा करते हो क्योंकि हेल्थ के साथ किसी के साथ आप ट्रांसफॉर्म करते हो ना, that you get a lot of blessing from the people. कि आप अपना क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहते हैं जो गर्ल्स हैं, है ना, जो पेरेंट हैं, जो हाउस मेकर है, वो लोग कैसे मतलब एक लाइफ अच्छा लाइफ जी सके, है ना, थोड़ा सा हाई लेवल का। Yes. तो गर्ल्स को मैं ये एडवाइस दूंगी, आ, शादी के बारे में पहले ना सोचें। सबसे पहले ये सोचें कि मैं एक इंडिपेंडेंट औरत कैसे बन सकती हूँ, जो भी आपकी कलाएं हैं, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख के बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करें। आप घर से ही छोटे से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जो भी, किसी को सिलाई बहुत अच्छी आती है, कोई बुनाई बहुत अच्छा करता है, कोई एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छा करता है। तो ये मैं हर लेवल की लड़कियों को बोल रही हूँ, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, जिस भी तरह का आपको काम आता है, आप काम करके खुद को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाइए। जब हम काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो हम कॉन्फिडेंट भी होते हैं। और जो मंच, जो भी स्टेज आपकी स्किल्स और टैलेंट्स को निखार रहा है, वहां पर बिल्कुल मत चूकिए पार्टिसिपेट करने से। जरूर जाइए, पार्टिसिपेट करिए। थर्ड एडवाइस, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ। आजकल लोग सिर्फ वो फिगर, लड़कियां पाने के उसमें रहती हैं कि मेरा फिगर एकदम बहुत अच्छा हो जाए। तो योर मेंटल हेल्थ इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, है ना। एंड प्लीज फीमेल्स, ऑल द वुमेन ऑफ द कंट्री, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। एंड हर उस माता पिता से मैं एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि अपनी बेटियों को एसेट मानिए। जैसे हम बोलते हैं ना, आज सोने के सिक्के खरीद रहे हैं, 5 साल के बाद इसका रेट बढ़ जाएगा, तो दुगना होके मिलेगा। तो प्लीज आपकी बेटी के ऊपर, आप उसकी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको उसका दुगना इम्पैक्ट, इफेक्ट दिखाएगी, उसका आपको रिटर्न मिलेगा। अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए। दे आर द एसेट्स। वुमेन, बेटी है आप, बेटियां क्रिएटर्स होती हैं। इतनी मल्टीटास्किंग कोई नहीं हो सकता जो वुमेन होती है। दे आर द मदर्स, दे अर्न मनी, दे टेक केयर ऑफ द फैमिली। तो उनकी हेल्थ का प्लीज ध्यान रखिए। हर एक मैन से, आदमी से मैं प्रार्थना करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि वुमेन ऑफ द फैमिली शुड बी टेकन केयर बाय ऑल मीन्स, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। क्योंकि वो चुपचाप में इतनी चीजों को हैंडल कर जाती है कि आप महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो उनकी हेल्थ अगर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आपका फैमिली हमेशा हेल्दी रहेगा, वो हेल्दी तरीके से उस फैमिली को चला पाएगी, राइट। क्योंकि मैक्सिमम वुमेन मैंने देखा है इंडिया में अपने आप को पूरी तरह से इग्नोर करती हैं, राइट। राइट, पूरे घर को देखभाल करती हैं। यस।
तो हाउस मेकर तो 24/7 बिजी रहती है। दैट इज द हाईएस्ट पेइंग जॉब, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा अच्छा, करेक्ट करेक्ट। सो इन शॉर्ट मतलब गर्ल्स को, वुमेन्स लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए, उसके लिए है ना, उसके लिए वर्कआउट करना चाहिए, है ना, एंड पेरेंट को, फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, राइट? यस So when you are mentally very strong, you can handle your emotions very easily, यस, है ऑफ ना? कोर्स। अगर आपका फिजिकल बॉडी थोड़ा कमजोर है लेकिन आपका मेंटल बहुत स्ट्रांग है, यू कैन हैंडल टेक योर फ्लाइट हाई। या एंड या जैसे आप बताए कि इकोनॉमिकली आप जब खुद अर्न करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है ना, तो ये सारी चीजें हेल्प करेगी आपको फिजिकली, मेंटली, ना, इमोशनली अच्छे से रहने में, है ना? ठीक है, और कुछ एडवाइस हो गया, इनफ है? यस दैट्स इट। हाँ, ठीक है, ओके। और अच्छी अच्छी अभी कोचेस के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाते रहिए, मिलते रहिए। मोटिवेशन ड्रॉप होता है तो उनसे जाके मोटिवेशन लीजिए। थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू सो एंड आई मच। होप कि आप बहुत ग्रो करो, बहुत ही ऐसे लोगों को हेल्प करो जो भी आप चाह रहे हैं, आप अपने जैसा बहुत सारे श्रद्धा को बिल्ड कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते।